Assalamu alaikum. Welcome to Recipe Talk. Recipe Talk is an high known initiative. ये एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ है जहाँ पे एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से सांस से जुड़ी तकलीफ और बीमारियों के बारे में हम आपको आगाही फराहम करेंगे। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे कि वर्ल्ड एज़मा डे 2024 की अगर हम बात करें तो उसका स्लोगन भी ये है, एज़मा एजुकेट एंड एम्पावर। तो आज हमारी जितनी भी टॉक रहेगी या जितनी भी डिस्कशन रहेगी वो इसी के इर्द गिर्द जो है क्या कहते हैं महव रहेगी। तो सर, आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस जो एज़मा से एसोसिएटेड हैं और उसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है? मेरे ख्याल में इसके लिए बड़ा अच्छा होस्ट का इंतखाब किया है उन्होंने, एक फ़ीमेल होस्ट का। जहाँ हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं वैसे ही आपने उसको पिक दैट द सेम लाइन, राइट? विमेन एम्पावरमेंट, और सेम में हम ये कहते हैं कि जैसे अस्थमा में रिटन एक्शन प्लान, पेशेंट एम्पावरमेंट, ताकि उसको उसके राइट्स का पता। सो आई टोटली एग्री विद दिस एजेंडा। नेक्स्ट बात करते हैं मिसकॉन्सेप्शंस की। अभी तक अगर हम बात करें, जितना मर्जी हमने लोगों को एजुकेट किया है, पढ़ाया है, पेरिफ्रीज में भी, मेन सिटीज़ में भी, अभी तक मिसकॉन्सेप्शन है। एलर्जी है, कुछ नहीं होता, थोड़े से टाइम का टेन्योर है, 3 महीने का कोर्स है, फिर ठीक हो जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम इंसाइट, काफ़ी हद तक हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी इंसाइट होती रहेगी, लोगों का अवेयरनेस होगी, तो ये बड़ी अच्छी उसकी कंप्लाइंस के साथ ऐड ऑन करता है। मिसकॉन्सेप्शन यही है कि लग जाती हैं दवाइयाँ। हालांकि हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको एक बड़ी चीज़ कहता हूँ, आपको उनको पता है ना, शुगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रेगुलर खानी है। जी वो तो लाजमी खानी होती है ना डॉक्टर साहब, तो फिर इसकी भी उसी तरह खानी है। जैसे एस्थमा के लिए एक वर्ड यूज़ होता है कि इट्स कंट्रोल एबल डिजीज़, नॉट क्योरेबल डिजीज़। तो कंट्रोल काफ़ी हद तक जो है, जैसे COPD के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करें तो इसी तरह ये मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और इस मिसकॉन्सेप्ट को दूर करना पड़ेगा कि ये दवाइयाँ बस 2 महीने 3 महीने के बाद छूट जाएंगी। बिल्कुल सही सर, आपने जैसे बोला कि फ़ीमेल हूँ, तो फ़ीमेल से रिलेटेड एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। अगर किसी फ़ीमेल जो कि अनमैरिड है और उसको एज़मा डायग्नोज हो जाए, यानी कि दमा डायग्नोज हो जाए, तो छुपाया जाता है। वो एक स्टिग्मा बन गया कि जी छुपाना है, जी रिश्ता नहीं होगा, ससुराल वालों को नहीं बताना है। तो सर, क्या जो अगर किसी को एज़मा हो जाए और वो इन्हेलेशन थेरेपी ले रही है या दमे की दवाएं ले रही है, तो उससे क्या उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई इशू होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात ये कि ये तो हमारे यहाँ पे सोशल स्टिग्मा है। ऐसा बिल्कुल आपने बताना होता रिश्ते के लिए कि कोई बीमारी नहीं है किसी किस्म की। और जो दूसरा वर्ड था वो दमा खासा, मेरा ख्याल है एक ब्लंट वर्ड फेमस हो गया है एक सोशल स्टिग्मा के तौर पे। अब कहते हैं दमा नहीं है, बच्ची को थोड़ी सी एलर्जी है, तो एलर्जी की एक शुगर कोटिंग बड़ी अच्छी आ गई है उसको करने के लिए। देखिए, इसको माशरे में एक्सेप्ट करना चाहिए कि लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, और अगर ये थोड़ा सा एक एनहांस्ड या ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म ऑफ एलर्जी है, और एलर्जी किसी को किसी भी चीज़ से हो सकती है, ये मेरे बस में नहीं है, ये डिज़ीज़ मैंने ऑप्ट नहीं की, ये एक नेचुरल मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से हाइपर रिएक्टिव एयरवेज हो जाते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये कि इनको छुपाना नहीं चाहिए। जिस तरह ख़वातीन की एजुकेशन पे बच्चों को, आप बच्चियों के लिए बड़ा कुछ करते हैं, तो ये बीमारी है, तो ये एक एलर्जी है जिसके लिए आप ट्रीट कर, तो इसलिए इसको एड्रेस करने में कोई हर्ज नहीं है, बताने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात, जो आपका पार्ट था, ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी, व्हेन एवर यू गेट मैरिड, और उसके बाद से जो प्रेगनेंसी की सारी स्टेजेस हैं, अब आपके साथ एक के साथ 2 जानें जुड़ी हैं, और ख़वातीन ने ना सिर्फ घर संभालना है, जिसमें हाउस होल्ड कामों में उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और दूसरा प्रेगनेंसी का इफेक्ट, तो इसलिए उसकी मेडिकेशन तो उससे भी ज़्यादा, बल्कि मेल से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है, और ये मैसेज अगर गायनी वाले कहीं सुन रहे हैं, गायनी ऑप्स वाले, तो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि अस्थमा की ऑलमोस्ट 100% ऑफ मेडिकेशन जो है वो प्रेगनेंसी की सारी स्टेजेस पे सेफ़ है। तो प्लीज़ सारे जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी और गायनी ऑप्स के डॉक्टर्स के लिए भी, कि मेडिसिन स्टॉप नहीं करवानी। अगर आपको कहीं इस पे कुछ डाउट भी है किसी के लिए, तो जस्ट कीप पल्मोनोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड। ओके, तो इन शॉर्ट अगर आपकी, मैं आज की इस मैसेज को देखूँ खासतौर पे इस सवाल के हवाले से, तो वो ये है कि पल्मोनोलॉजिस्ट इज़ द राइट डॉक्टर फॉर द एज़मा, राइट मैन फॉर द राइट डॉग। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि दमे से की दवाएं, तो सर कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो दमे में यूज़ होती हैं और किस तरह से यूज़ की जाती हैं? देखिए, 2 मेजर प्रॉब्लम होते हैं। नंबर 1, सांस की नाली घुट जाती है, और दूसरा रेशा प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, आम अल्फाज में अगर लोगों को समझाना चाहें।
तो इसके लिए 2 ही मेडिसिन चाहिए, एक जो सोजिश कम करे और दूसरी सांस की नालियों को खोले। सबसे बेस्ट दवाई होती है, उसे हम कहते हैं एंड पॉइंट केयर, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पहुँचे। अगर मैं एक मेडिसिन खाता हूँ, वो पेट में जाती है और सारे सिस्टम में एक्ट करती है, मुझे सांस में चाहिए, तो बेस्ट मेडिकेशंस आर इनहेलर्स। सांस में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट सांस में गई, ना सिस्टम में गई, ना उसके साइड इफेक्ट जो है वो प्रिवेल किए, ना पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ, तो इसके लिए डिफरेंट टैबलेट्स और इनहेलर्स अवेलेबल हैं। इनहेलर्स आर द बेस्ट चॉइस। इसको स्टिग्मा नहीं समझना। और इसकी सबसे, और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप देखिए, सुबह आप अपने घर में अपने ड्रॉर में अपने इनहेलर रखा है, सुबह के टाइम आपने इनहेल किया एंड यू जस्ट गो टू योर वर्क प्लेस, शाम में आपने इनहेल किया, तो इट्स सिंपली ईजिली हैंडलेबल थिंग है, जिसको आपको इसको स्टिग्मा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है आई लव दिस शुगर कोटिंग ऑफ एलर्जीज कि मुझे इट साउंड्स वेरी फैंसी। ओके सर, 2 लफ्ज़ बार बार यूज़ होते हैं, एलर्जीज एंड दमा, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? एलर्जी एक टेम्परेरी इवेंट है। मुझे कोई भी चीज़ हुई और मुझे एक एपिसोडिक सा प्रॉब्लम हुआ और वो ठीक हो गया, दैट इज़ एलर्जी। अगर मुझे वो चीज़ परसिस्ट करे और उसके अगेंस्ट एक कॉन्टीन्यूस और एग्रेसिव फिनोमेना ऑफ इन्फ्लेमेशन और प्रॉब्लम और जो अलामात जो हैं वो चलती जाएँ, उसे हम कहते हैं अस्थमा। और अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये दमा ख़त्म नहीं हो सकता, तो मैं उनसे सिंपल एक चीज़ कहता हूँ, आपको ठंड से एलर्जी, आप ठंड ख़त्म कर दें, दमा ख़त्म हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं, मैं ठंड तो नहीं ख़त्म कर सकता। तो मैंने कहा नहीं कर सकता, तो जो बॉडी रिएक्ट कर रही है उस रिएक्शन को रोक लें। उसके लिए बड़े आसान सा एक इनहेलर है और एक टैबलेट है, वो जो भी उसके लिए उसकी ग्रेडिंग के हवाले से हो, तो मेडिसिन ले लें तो बॉडी उस ठंड को रिएक्ट नहीं करेगी, देन यू विल लिव अ क्वालिटी लाइफ। सर ऐसे कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से दमा हो सकता है, या फिर ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से एज़मा के अटैक्स होते हैं? ट्रिगर्स और शुरू होने के लिए तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग लेक्चर है, तो अगर हम अल्फाज में करें तो बहुत सारी चीज़ों में फैमिली में प्रेवलेंस है इसकी, और कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, एनवायरमेंट फैक्टर कुछ बहुत थोड़े से हैं जिससे ये ट्रिगर हो सकता है। सो होने वाला पार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, हाँ बिगड़ने वाला पार्ट आपके कंट्रोल में है। और कुछ बहुत सारे कॉमन आइडेंटिफाइड फैक्टर्स जो हैं, जिसमें अगर हम देखें स्मोकिंग है, पोल्यूशन है, जिसके अंदर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, हाउस होल्ड पोल्यूशन है, डस्टिंग है, इसके अलावा पॉलन्स हैं, आपको पता है, पेट्स हैं, कारपेट का रेशा है, और ख़ास तौर पे जिन घरों में बेसमेंट है वहाँ ह्यूमिडिफिकेशन। सो अच्छा साफ़ सुथरा घर हो, वेल वेंटिलेटेड हो, तो और आप स्मोकिंग ना करें, अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें। और मैं कहता हूँ कोविड ने हमें एक बड़ा अच्छा सबक दिया था, हैंड हाइजीन का आप ख्याल रखते हैं, मास्क पहनते हैं, तो ये आई थिंक बेसिक हाइजीन की चीज़ें हैं जिससे आप अपने ट्रिगर्स कम कर सकते हैं। सर इन दी एंड अगर आपको एक टेक होम मैसेज देना चाहें हमारी पब्लिक को? टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है, आप अपनी बीमारी को समझिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको अप एंड डाउन करने के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और उसको ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।